कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, चाहे वो आपकी खाँसी में हो रही है, आपकी उल्टी में हो रही है, आपके लैट्रिन में हो रहे हैं, आपके पेशाब में हो रहे हैं या आपको पीरियड्स बहुत एक्सेसिव हो रहे हैं, वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोर्स को इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब इससे भी कैंसर हो सकता है? इससे भी कैंसर होता है और ये एक बहुत बड़ा कॉज है कैंसर होने का। मुंह का या गले का कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है तंबाकू। अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स में ब्रेस्ट का और सर्वाइकल कैंसर का एक कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि हम ये करेंगे तो सर्वाइकल कैंसर होगा और ये नहीं करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर होगा। इसी तरीके से एक हार्मोन थेरेपी होती है जिसमें हम शरीर के हार्मोन्स को ही मॉडिफाई करके उसको कैंसर के अगेंस्ट काम करने पे मजबूर करते हैं। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज़। मेरा नाम है दिव्यांशु और यहाँ पे हम विशेषज्ञों के साथ दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज के हमारे शो में हमारे साथ बेहद खास शख्स मौजूद हैं, डॉक्टर शुभम गर्ग, जो कि कैंसर और कैंसर कॉजिंग चीज़ों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में अच्छी तरीके से सब कुछ जानते हैं। तो आज हम सर से जानेंगे कि कैंसर क्यों होते हैं, कितने प्रकार के कैंसर हैं, इन्हें कैसे पकड़ा जाए और क्या इसके इलाज संभव है। तो सबसे पहले सर मैं शुरुआत करूंगा आपके परिचय के साथ में। तो आपकी ये जर्नी एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट कहाँ से शुरू हुई थी और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इतनी जल्दी आपने ये स्पेशलिटी कैसे हासिल करी? सो कोई भी मेडिकल लाइन की जब आप जर्नी शुरू करते हो तो वो एक बेसिक ग्रेजुएशन से शुरू होती है जो हम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी या एमबीबीएस बोलते हैं। तो मेरी वो शुरुआत 2001 में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में हुई थी। मैं बहुत लकी था कि मैं दिल्ली के कुछ उन छात्रों में से था जिसको मैमसी जाने का मौका मिला। वहाँ से हमने सर्जरी को चुना एज अ स्पेशलिटी और वो सर्जरी की ट्रेनिंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हुई जो अगेन दिल्ली का एक बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद मेरे को कैंसर ट्रेनिंग का सौभाग्य मिला टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जो ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। ये मुंबई में स्थित है एंड मेरी वहाँ पे 4 साल कैंसर सर्जरी में ट्रेनिंग हुई और हमें एक उसके बाद एक डिग्री अवार्ड की जाती है विच इज़ इक्वलेंट टू पीएचडी, जिसका नाम होता है एमसीएच या मास्टर ऑफ चिरूर्जरी इन लैटिन। सो सिंस देन 2015 से आई मैं कैंसर सर्जरी की फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं ऑलमोस्ट अब 9 से 10 साल अलग अलग तरह के कैंसर्स को हम ऑपरेट करते हैं। तो सर मैं शुरुआत करूंगा कि आखिर ये कैंसर होता क्या है? सो कैंसर एक बहुत बड़ा टर्म है, उसका एक छोटा डेफिनेशन नहीं है, बट अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से बना होता है और अनगिनत सेल्स होते हैं। जब इन्हीं सेल्स का एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, यानी जो सेल्स 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 होते हैं पर वो बहुत तेज़ी से होने लग जाए या फिर उनका डेथ नहीं हो, यानी वो मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से करने लग जाए, तब वो एक गांठ का रूप ले लेते हैं और इसको हम ट्यूमर या कैंसर बोलते हैं। दिस इज़ बेसिकली कैंसर, सिंपल भाषा। ओके सर, तो आपके पास मतलब 10 और 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मोस्ट कॉमन कैंसर के केसेस कौन से होते हैं और उनके रीजंस क्या क्या होते हैं? सो अगर आप भारतवर्ष में देखो तो पुरुषों के और स्त्रियों के कैंसर अलग अलग होते हैं। पुरुषों में यानी मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर हेड एंड नेक कैंसर यानी मुंह का, गले का, जबान का कैंसर है और इसका कोई बहुत सोचने वाला रीज़न नहीं है, उसका सिंपल रीज़न है तंबाकू का सेवन। उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो दूसरे नंबर पे आता है पुरुषों में, वो है फेफड़े का कैंसर यानी लंग्स का कैंसर। अगर हम स्त्रियों की बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर स्तन का यानी ब्रेस्ट कैंसर होता है जो ऑलमोस्ट 25% टोटल कैंसर है इंडिया के। सेकंड नंबर पे कैंसर हमारे बच्चेदानी के मुंह का यानी सर्वाइकल कैंसर माना जाता है। ओके सर, तो इसके रीजंस क्या क्या होते हैं ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के? सो जैसे मैंने बोला कि मुंह का या गले का कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है तंबाकू। अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स में ब्रेस्ट का और सर्वाइकल कैंसर का एक कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि हम ये करेंगे तो सर्वाइकल कैंसर होगा और ये नहीं करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर होगा। सो ये हम इनको एक लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ मतलब कि हमारी चॉइसेस से हमारी बीमारी पे फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
ब्रेस्ट कैंसर होने के मुख्य कारण होते हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी 30 साल के बाद हो या आपकी प्रेगनेंसी ही नहीं हो, अगर आपको पीरियड्स आने बहुत जल्दी शुरू हो या बहुत लेट ख़त्म हो, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो ब्रेस्ट कैंसर की। सो अब इनमें से आप कोई भी रीज़न देखो, या आपको इसकी वजह से नहीं होता है, इसके साथ एसोसिएटेड होता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 30 साल के बाद होगी तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गई होगा, परंतु अगर आपकी फर्स्ट चाइल्ड 30 साल के बाद होता है तो आपका कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। सिमिलरली ओबेसिटी यानी मोटापे में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सिमिलरली फीमेल जो स्मोक करते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस है। हम आजकल देख रहे हैं कि हमारा वुमेन वर्कफोर्स बढ़ रहा है, वो बहुत इन्वॉल्व हो रहा है, करियर ओरिएंटेड है, और इस वजह से भी हमारे यहाँ लेट मैरिजेस हो रहे हैं, लेट प्रेगनेंसीज हो रहा है, एंड समवेयर समहाउ वो भी इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहा है जो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर में भी कोई एक सिंगल वजह नहीं है जिस वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर पाया गया है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से बहुत कॉमनली होता है। इनफैक्ट 99% ऑफ ऑल कैंसर केसेस, सर्वाइकल कैंसर्स, आर रिलेटेड टू HPV वायरस। इसीलिए उस वायरस से प्रिवेंशन के लिए अब एक वैक्सीन भी अवेलेबल है। परंतु अगर हम सिंपल बात करें तो ये जो वायरस होता है ये हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोर्स को इस्तेमाल करते हैं उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब इससे भी कैंसर हो सकता है? इससे भी कैंसर होता है और ये एक बहुत बड़ा कॉज है कैंसर होने का। ओके, सो कैंसर होने के कोई स्पेसिफिक रीजंस नहीं है, कैंसर कहीं से भी आ सकता है? सो कैंसर होने के बहुत सारे रीजंस है और इन सारे रीजंस का हमें नहीं पता है, परंतु जो हमें मोटा मोटा पता है और जो हम बेसिक कॉजेटिव फैक्टर्स पता कर पाए हैं उन्हीं को हम प्रिवेंशन के रूप में देखते हैं, और वही हम चाहते हैं कि लोग एटलीस्ट उसका तो पालन करें ताकि वो कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। ओके, तो सर मतलब अगर किसी को कैंसर हो गया है तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे उसे अर्ली स्टेज पे पता चल जाएगा कि उसे कैंसर है, और क्या कैंसर क्यूरेबल है? सो ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको मैं दो पार्ट में लेता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर जो होता है वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है, बहुत फास्ट ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है। जब ये सेल्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक गांठ के रूप में आते हैं, यानी एक लंप के रूप में आते हैं। तो जो पहला सिम्टम हुआ वो होता है कोई भी एबनॉर्मल लंप होना। अब ये लंप जब आपके ब्रेस्ट में होता है तो हम इसको स्तन का कैंसर बोल देते हैं। यही लंप जब आपकी किडनी में होता है तो हमें छूने से नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे गांठ है, परंतु जब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे या जब CT स्कैन कराओगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे गांठ है। इसी तरीके से जब आपके लिवर में या आपके पेट में कोई गांठ बन जाएगा उसको हम बोलेंगे कि ये कैंसर है। परंतु ज़रूरी नहीं है कि लिवर में गांठ हो तो वो आपको गांठ के रूप में पता चलेगी। यूजुअली आपको दर्द होगा या आपको कोई और तकलीफ होगी। इसी तरीके से जब कोई गांठ के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है तो वो हम उसको कैंसर मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी खांसी में ब्लड आ रहा है, यानी आपके बलगम में ब्लड आ रहा है, तब वो फेफड़े का कैंसर हो सकता है जिसमें जो फेफड़े में गांठ बनी है उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए। सिमिलरली अगर आपके पेट में गांठ हो और उस गांठ में से ब्लीडिंग हो रही हो तो आपके उल्टी के फॉर्म में ब्लड आएगा। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि आपका ये पेट का कैंसर हो सकता है। इसी तरीके से यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब का कैंसर हो सकता है। इसी तरीके से लेट्रिन का कैंसर हो सकता है। इसी तरीके से बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, चाहे वो आपकी खांसी में हो रही है, आपकी उल्टी में हो रही है, आपके लेट्रिन में हो रहे हैं, आपके पेशाब में हो रहे हैं, या आपको पीरियड्स बहुत एक्सेसिव हो रहे हैं, वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इसीलिए उसको भी इन्वेस्टिगेट कराना ज़रूरी है। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है कोई भी एबनॉर्मल ज़ख्म, यानी कोई भी एबनॉर्मल वूंड जो भर नहीं रहा हो, बहुत समय से हो, साइज़ में बढ़ता जा रहा हो, वो भी एक कैंसर की निशानी हो सकती है। तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई, कोई भी एबनॉर्मल लंप, कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, या कोई भी एबनॉर्मल वूंड जो भर नहीं रहा। इसके अलावा कुछ बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हमें रोज़मर्रा में भी मिलते हैं, मतलब एक्सेसिव थकावट। आपने काम कुछ नहीं किया बट आपको थकावट लग रही है, आप सो के उठे आपको थकावट लग रही है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है। अनइंटेंडेड वेट लॉस, यानी आप वज़न कम करना नहीं चाह रहे बट वज़न गिरता जा रहा है। अनचाही भूख ना लगना, यानी एक होता है कि आप
भूख लग रही है बट आप खाना नहीं खा रहे हो, परंतु आपके पास कंट्रोल नहीं, आपको भूख ही नहीं लग रही है। तो ये सब कॉमन चीज़ें होती है जो भी कैंसर को दर्शाती है। तो सर कैंसर क्या क्यूरेबल है अगर उसे अर्ली स्टेज पे पकड़े तो? सो कैंसर एक टाइम सेंसिटिव डिजीज है। व्हेन आई से टाइम सेंसिटिव, इसका मतलब आप उसको जितना जल्दी पकड़ोगे उतना अच्छा उसका इलाज होगा। मोटी मोटी 4 स्टेजेस मानी जाती है कैंसर की। स्टेज 1 जब वो बहुत छोटा और एक ही जगह सीमित होता है। स्टेज 2 जब वो बड़ा हो जाता है या एक से ज़्यादा जगह पे जा सकते हैं। स्टेज 3 जब वो अपने अलावा आसपास की एक दो जगह पर होता है। स्टेज 4 जब वो मल्टीपल जगह पे फैला होता है। सो आपका क्योर डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस स्टेज में पकड़ी गई है। कुछ बीमारियां होती है जो स्टेज 3 और 4 तक भी क्योरेबल होती है, बट कुछ बीमारियां होती है जो स्टेज 2 में ही जाके इनक्योरेबल हो जाती है। तो ये इस पे नहीं निर्भर करता कि आपको कैंसर है, यानी ये इस पे निर्भर करता है कि आपको किस तरीके का कैंसर है और आप किस स्टेज का कैंसर है, जो ये डिसाइड करेगा आप क्योर हो पाते हो या नहीं हो पाते हो। सो कैंसर इज क्योरेबल इफ इट इज डिटेक्टेड अर्ली। कैंसर इज क्योरेबल अगर उसका सही ट्रीटमेंट हो। कैंसर इज क्योरेबल अगर उसका सही जगह पे ट्रीटमेंट हो। एंड कैंसर इज क्योरेबल अगर उसका सही समय पे ट्रीटमेंट यस सर। सर आपने बताया था कि अगर बलगम में खून आना या हो। फिर और भी कहीं पे भी इंटरनल ब्लीडिंग कैंसर हो सकती है। तो बलगम में खून तो टाइफाइड में भी होता है, तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कैंसर है या नहीं? सो बलगम में खून टाइफॉइड नहीं, टीबी में होता है, परंतु सर। सो बलगम में खून सिर्फ कैंसर नहीं, टीबी में भी होता है। और अमिताभ बच्चन भी हमें यही बताते हैं कि हर 3 हफ्ते की खांसी टीबी का लक्षण हो सकती है। और यही कारण है कि लंग कैंसर हमें जल्दी नहीं पता चलता, बिकॉज हर कोई उसको टीबी मान लेता है। परंतु अगर वही खून जो आपको बलगम में आ रहा है, उसके साथ आपको एक्सरे में छाती में गांठ मिल रहा है, या उसके साथ आपको छाती में दर्द हो रहा है, तब वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। और इसीलिए कोई भी सिम्टम आइसोलेशन में नहीं देखा जाता, उसके साथ कुछ टेस्ट कराए जाते हैं और उस टेस्ट के रिजल्ट पे डिसाइड होता है कि ये इन्फेक्शन यानी टीबी की तरफ जा रहा है या फिर कैंसर यानी कर्क रोग की तरफ जा रहा है। तो सिर्फ सिम्टम के बेसिस पे डिसाइड करना इम्पॉसिबल है ये कैंसर है। उस सिम्टम के बेसिस पे आप कुछ टेस्ट करते हो और उस टेस्ट पे पता चलता है कि ये किस तरफ जा रहा है। अगर हम फेफड़ों के कैंसर की बात करें तो बलगम में खून के बाद हम डेफिनेटली एक सीटी स्कैन या एक्सरे कराएंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि छाती में कोई गांठ तो नहीं है। ओके सर। और बहुत सारे कैंसर के टाइप्स होते हैं, तो क्या सारे कैंसर्स आपको फैटल तक ले जाते हैं या फिर कुछ ऐसे कैंसर है जो जानलेवा नहीं भी हैं? सो लेट स्टेज में सारे कैंसर फेटल होते हैं, यानी सारे कैंसर जानलेवा होते हैं। ऑब्वियसली कुछ कैंसर बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, सो वो 10 साल तक भी रहेंगे तो भी आपको रिस्क टू लाइफ नहीं होगा। और कुछ कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो अगर वो 6 महीने में भी आपको स्टेज 1 से स्टेज 4 पर पहुंच जाते हैं। तो किसी भी कैंसर का होना अच्छा नहीं है, चाहे वो तेज़ी से बढ़ने वाला है या कम तेज़ी से बढ़ने वाला है। अगर आपका कैंसर कम फेटल है तो क्या आप उसका इलाज नहीं कराएंगे? तो इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना फेटल है। अगर वो कैंसर है तो उसका इलाज होना चाहिए। बिल्कुल। एंड सर एक क्वेश्चन उनके लिए है जो जिन लोगों को कैंसर हो चुका है, हम्म। तो उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो लोग अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? सो कैंसर एक शारीरिक बीमारी नहीं है, वो एक मानसिक और एक सोशल बीमारी भी है। और किसी भी कैंसर पेशेंट की वेल बीइंग के लिए सिर्फ दवाई का रोल नहीं है, उसके लिए बहुत एक सोशल एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें वो पेशेंट को अच्छा महसूस हो, उसको सपोर्टेड महसूस हो, और पेशेंट की मानसिकता पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि वो अच्छा ट्रीटमेंट ले पाए। तो इसलिए इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका फैमिली, जो उसका इमीडिएट सपोर्ट ग्रुप होता है, उसके फ्रेंड्स जिसकी तरफ वो पेशेंट लीन करता है जब वो एक दुखी पैच से या लीन पैच से गुजर रहा होता है। तो हमें चाहिए होता है कि पेशेंट को पॉजिटिव रखने के लिए उसके आसपास अच्छी चीज़ें हो रही हो। ही शुड बी सराउंडेड विद हैप्पी फेसेस। उनके आसपास हंसी खुशी का माहौल हो। उनका स्ट्रेस कम हो, उनको डे टू डे दिक्कतों से दूर रखा जाए, उनको बेस्ट ऑफ खाना दिया जाए, उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि पेशेंट को पॉजिटिव फील हो और वो सिर्फ अपने कैंसर के ट्रीटमेंट पे ध्यान दें। बिल्कुल।
सर आपने एक बात कही कि कैंसर सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक बीमारी भी है, जो कि मैं बहुत एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि इंडिया के अंदर लोगों की मानसिकता ये रहती है बीमारियों को लेकर, अगर कोई पर्सन हमारे सामने बीमार है तो हम उसे ये मानने लगते हैं हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें भी हो जाएगा। राइट। तो कैंसर क्या इन्फेक्शियस है, ये एक मिथ है बहुत बड़ा, तो इसको मैं चाहूँगा आप इसका जवाब दें। सो कैंसर कोई इन्फेक्शन नहीं है और ना ही वो एक जने से दूसरे जने पे फैल सकता है। कैंसर एक बीमारी है जो सिर्फ आपके शरीर को इफ़ेक्ट करती है। कैंसर पेशेंट्स को हम जितना प्यार दे सके उतना देना चाहिए। हमें उनको अछूत की तरह नहीं रखना चाहिए। कैंसर एक बीमारी है जो अच्छे से ठीक हो जाती है और एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को नहीं हो सकती। तो कैंसर मरीज़ के प्रति हमारी थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। एंड सर हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इनके बारे में आप कुछ डिस्क्राइब कीजिए, थेरेपीज़ कितनी बेनिफिशियल हैं और क्या-क्या इनके फ़ायदे हैं? सो मोटा मोटा तीन तरीके से कैंसर का इलाज होता है। पहला होता है कैंसर सर्जरी, जिसमें हम जो ऑर्गन जिसमें कैंसर होता है उसको ही शरीर से हटा देते हैं, यानी हम उसको निकाल के ख़त्म कर देते हैं। तो ये सबसे सिंपल और सबसे बेसिक इलाज होता है, जिसमें समझने में कोई मुश्किल नहीं है। आपके घर में कोई चीज़ सड़ रही है, आप उसको निकाल के फेंक देते हो, वो किसी काम की नहीं है। दिस इज़ व्हाट इज़ कैंसर सर्जरी या बेसिक कैंसर ट्रीटमेंट। कितनी बार वो जगह कैंसर ऐसी जगह पर होता है जहाँ आप उसको निकाल नहीं सकते, या आपको लगता है कि इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है और हम इसको रेडिएशन यानी सिकाई से ख़त्म कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर बीमारी कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आप उसको निकाल नहीं सकते, फॉर एग्जांपल अगर आपके वोकल कॉर्ड यानी आवाज़ की ग्रंथि में हो, तो अगर आप उसको निकाल दोगे तो आप कभी बोल नहीं पाओगे। या आपके ब्रेन में हो जिसमें एक हिस्सा है जहाँ पे कैंसर हो गया, तो आप उसको निकालोगे तो आपको लकवा मार जाएगा, या आपको पैरालिसिस हो जाएगा, या आपका कोई स्पीच डिसऑर्डर हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम उनको रेडिएशन से ख़त्म करते हैं। नाउ रेडिएशन क्या होता है? जैसे हमारे एक्सरे होते हैं, वो रेज़ होती है जो हमें दिखती नहीं है, ऐसे ही रेडिएशन या रेडियोथेरेपी एक हाई एनर्जी रेज़ होती है जो इतनी फास्ट स्पीड पे ट्रैवल करती है कि वो उसके बीच में आने वाले सेल्स को मार देती है, और इसीलिए वो कैंसर सेल्स को मारती है। रेडिएशन जब हम देते हैं तो उसमें कोई करंट नहीं लगता, कोई गर्मी नहीं लगती, कोई दर्द नहीं होता। जैसे एक्सरे होता है वैसे ही एक रेडिएशन होती है। परंतु रेडिएशन आप एक या दो जगह दे सकते हो। अगर कैंसर मल्टीपल जगह पर फैला हो, शरीर के अलग अलग हिस्से में हो, तो ना आप उसको अलग अलग जगह सर्जरी करके निकाल सकते हो, ना अलग अलग जगह रेडिएशन देके उसको ख़त्म कर सकते हो। ऐसी सूरत हम उसको एक सिस्टमिक थेरेपी देना चाहते हैं, यानी हम उसे या तो कोई टैबलेट देना चाहते हैं या कोई इंजेक्शन लगाना चाहते हैं जो ब्लड में जाए और पूरे शरीर में फैले। और इसी को हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं, जिसमें हम एक टॉक्सिक मेडिसिन नस के ज़रिए देते हैं जो आपके पूरे शरीर में काम करती हैं, और वो नॉर्मल सेल्स को भी मारती है, कैंसर सेल्स को भी मारती है। जब वो नॉर्मल सेल्स को मारती है हम उसको साइड इफ़ेक्ट्स की तरह समझते हैं, और ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं भूख का ना लगना, बालों का झड़ जाना, उल्टियाँ होना, वेट लॉस होना, पतले दस्त लग जाना। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब कीमोथेरेपी बहुत एडवांस हो गई है। कीमोथेरेपी में अब एक कंपोनेंट आ गया इम्यूनोथेरेपी का। इम्यूनोथेरेपी भी एक सिस्टमिक थेरेपी है जो नस के ज़रिए आपके ब्लड स्ट्रीम में दी जाती है, और वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करती, वो आपकी इम्यूनिटी को ट्रेन करती है कि वो कैंसर सेल्स को जाके मारे। सो बेसिकली वो आपके शरीर के सेल्स को ही यूज़ कर रही होती है कि वो कैंसर सेल्स पे अटैक करे। So immunotherapy is a newer form of chemotherapy. It is a systemic therapy, और वो हर चीज़ में नहीं दे सकते, बट अब वो धीरे धीरे सब चीज़ों में देना शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से एक हार्मोन थेरेपी होती है जिसमें हम शरीर के हार्मोन्स को ही मॉडिफाई करके उसको कैंसर के अगेंस्ट काम करने पे मजबूर करते हैं। ओके। तो सर एक तरफ है मेडिकल की ऐसी ब्रांच जो कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ कैंसर का सामना कर रही है, कैंसर को ख़त्म कर रही है, और वहीं मेडिकल की एक और टर्म आती है आयुर्वेदा और होम्योपैथी। तो क्या ये भी इफ़ेक्टिव है कैंसर के अगेंस्ट? तो जब एलोपैथिक साइंसेज नहीं आई थी तब हमारे पास ये नेचुरल थेरेपीज़ यानी होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक थेरेपीज़ ये हमारा मेन स्टे होती थी ट्रीटमेंट के लिए। बट आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक या यूनानी मेडिसिन वो साइंसेज है जिस पे हम हमेशा रिलाई नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हमें एलोपैथिक साइंसेज जिसमें हमारा सर्जरी, जिसमें हमारा रेडिएशन होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।
पर हम भी अपने पेशेंट्स को प्रमोट करते हैं कि अगर वो दो चीज़ों को कंबाइन करके लेना चाहे तो वो ले सकती है, परंतु जब भी वो ऐसा करे वो प्लीज़ अपने डॉक्टर को बता दे कि हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम उनके साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज कर सकें। ओके सर, कई कभार ऐसा होता है कि जो गरीब पेशेंट्स हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं। बट अगर उनकी वो एक एलोपैथी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स है जो कि प्रिविलेज पीपल्स के भी हेल्प कर रही है कैंसर से ठीक होने में? सो कैंसर का इलाज महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे जैसे हम मोर एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जाते जाते हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी या इम्यूनोथेरेपी, उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर कोई मरीज़, चाहे वो अच्छे तबके का हो या गरीब तबके का हो, वो सोचता है कि वो पैसे कैसे खर्च कर पाएगा। एंड गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश करती है उस पेशेंट को हेल्प करने का, बट हमें ये भी मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है वो सबकी हेल्प कर सके। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हुई है, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन या अंडर प्रिविलेज पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। ये स्कीम्स आयुष्मान भारत के अंडर भी अवेलेबल है। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी एम्पैनल्ड होते हैं मल्टीपल स्कीम्स में, जिसमें उनका कैशलेस या सस्ते कॉस्ट पे इलाज होता है। परंतु हम जब भी इसको देखें, हमेशा हमें समझना है कि जो लेटेस्ट थेरेपी है या जो लेटेस्ट टेक्निक है, वो शायद एक कॉस्ट पर आती है, और उस कॉस्ट को कंपनसेशन हमेशा सरकार के पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इसी वजह से हमारे देश में कितनी बार कैंसर लेट पकड़ा जाता है, यहाँ कैंसर का इलाज सही जगह पर नहीं होता, बिकॉज कॉस्ट एक ऐसा बाधा बन जाती है जिसको पार करने में पेशेंट का समय ज़ाया हो जाता है, और इस समय से कैंसर ठीक होने वाली स्टेज से निकल जाता है। ओके सर, एक रैंडम क्वेश्चन था हमारे व्यूअर का कि क्या मुंह में जो छाले होते हैं कंटिन्यूअसली छाले बनना, क्या ये भी कैंसर की तरफ इशारा करता है? मुंह में छाले होना एक कैंसर का सिम्टम है, पर हर मुंह का छाला कैंसर नहीं होता है। अगर आपका छाला बहुत दिन से है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके साथ ब्लीडिंग हो रहा है, और आप तंबाकू का सेवन करते हैं, तो वो डेफिनेटली कैंसर के चांसेस होते हैं। परंतु अगर आपका छाला है जो आज लेफ्ट साइड पे, कल राइट साइड पे, आज आगे की तरफ, कल पीछे की तरफ है, तब उसके चांसेस कैंसर होने के नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर वो कैंसर रिलेटेड छाला होगा, वो ठीक ही नहीं होगा, वो लगातार बढ़ता रहेगा। राइट, एंड अगर कोई पेशेंट सर कैंसर से ठीक हो चुका है तो उसका लाइफ को लेकर के क्या अप्रोच होना चाहिए और क्या माइंडसेट के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए? कैंसर लोग एक डेथ सेंटेंस मानते हैं। तो अगर कोई मरीज कैंसर से ठीक होके बाहर आता है, तो उसे समझना चाहिए कि उसको एक नया जीवन मिल रहा है। तो उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाए, वो कैंसर से ग्रस्त लोगों का सपोर्ट बने, वो पेशेंट्स को जाके बताए कि भाई मेरे को भी ऐसा बीमारी हुआ था और मैंने फलाना ट्रीटमेंट लिया था और अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बिकॉज कैंसर एक ऐसा शब्द है जिससे बहुत ज़्यादा फियर यानी डर एसोसिएटेड है। तो बहुत सारे मरीज डर की वजह से ही ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, और हमें ये डर दूर करना है। एज अ डॉक्टर मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ, मैं हर मरीज़ को काउंसिल करता हूँ। आई एम श्योर एज अ मीडिया आउटलेट आप बहुत पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, परंतु हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता। किसी किसी मरीज़ को ये सपोर्ट चाहिए होता है कि कोई उसे अपनी आप बीती बता सके, कोई उसको समझा सके, कोई उसको दिखा सके कि कैंसर से जीत हो सकती है। और ये हमारे चैम्पियंस जो कैंसर ग्रस्त होके ठीक होके अब वापस नॉर्मल लाइफ आ गए हैं, हम उनको बड़ी अपेक्षा भरी नज़रों से देखते हैं। हम उनकी तरफ हमेशा रिलाई करते हैं कि वो एक प्रेरणा स्रोत बने, वो अपनी जर्नी बाकी लोगों को बताए, ताकि लोगों के मन से कैंसर का डर निकले। जो कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में कैंसर के अगेंस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुभम, इतना इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। और अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आपसे कैसे मिल सकते हैं? मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर सर्जरी के पद पे कार्यरत हूँ। धर्मशिला हॉस्पिटल एक 30 साल पुराना कैंसर स्पेसिफिक हॉस्पिटल है,
जो दिल्ली में पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। हम लोग वहाँ पे डेली सर्जरीज और ओपीडीज में अवेलेबल होते हैं, तो अगर किसी को भी किसी भी तरह का सहयोग की ज़रूरत हो तो कभी भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। और अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्टम्स लगते हैं तो आप डॉक्टर शुभम से कंसल्ट कर सकते हैं। इनका नंबर और एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। बाकी अगर आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प विषय और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे एक विशेषज्ञ के साथ में एक इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे। बाकी मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें एचपीएन न्यूज़। धन्यवाद।